हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे दोस्तों। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना जो सीरीज चल रहा है दोस्तों। तो आज हमारा इस वीडियो का जो है ना 27वां लेक्चर है दोस्त, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने सीरीज को और देखते हैं कि फर्दर आपके पॉलिटी, हम सब्जेक्ट वाइज ही देख रहे थे, तो पॉलिटी सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और आपको पता ही है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको उनका सिलेबस प्लस आपका उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर्स। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए दोस्तों। तो आप दो चीज हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास दो चीजों का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए दोस्तों। वो है, एक पहला आपका सिलेबस को याद रखिएगा और दूसरा है दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि आज हमारे इस सेशन में पहले, ठीक है, पहला प्रश्न आपसे क्या किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए पहला प्रश्न, देखो जो ये मैटर है, कंटेंट है दोस्तों, आप देखेंगे कि हम बाइलिंगुअल कंटेंट लेके ही आ रहे हैं। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो हिंदी में भी इस कंटेंट को देखकर क्वेश्चन प्रश्न को कर सकते हैं, और जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं, दोस्त हैं, वो ये इंग्लिश मैटर को देख सकते हैं। तो मैं बाइलिंगुअल कंटेंट है हमारे पास, तो आप दोनों के लिए ये फायदेमंद होगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन वन हम देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन वन आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वन देखिए, क्वेश्चन वन पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कीवर्ड से याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं ना दोस्त, आपसे पूछ रहे हैं, कि विच आर्टिकल मतलब किसी अनुच्छेद के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, जो राज्य के गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, सरकारें होती हैं, वो क्या बिजनेस करती हैं, वो किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। डायरेक्टली आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और हिंदी में देखेंगे तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी देखोगे तो ये सीजीएल में प्रश्न किया गया है, ये 2024 में, और ये शिफ्ट थर्ड में आपसे प्रश्न किए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बताइए अनुच्छेद 177 में है, आर्टिकल 177 में ये बात किया गया है, या ऑप्शन बी आर्टिकल 167 में ये बात किया गया है दोस्तों, या फिर ऑप्शन सी आर्टिकल 164, या ऑप्शन डी आर्टिकल 166 अनुच्छेद 166 में ये बात कही गई है। तो चलिए, जो भी हैं, जो आप ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे आप लोग, तो इन प्रश्नों का आंसर जो है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन वन का आंसर करेंगे दोस्त। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो याद रखना है आपको, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, ये होगा ऑप्शन डी। क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन डी है। आर्टिकल 166 अनुच्छेद 166 जो है दोस्तों, ये आपका सही आंसर है, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है। और ये जो किसके अंदर आता है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है दोस्तों। किसका पार्ट है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव में अगर आपको बोला जाए, पूछा जाए फर्दर क्वेश्चन, बताओ ये किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, कहां से कहां तक ये अनुच्छेद में मेंशन किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसको बताइएगा। आर्टिकल्स जो है आपका 153 से लेके, ठीक है, 167 जो है आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव को लेकर बात करता है दोस्तों। और पार्ट, अगर आपसे भाग पूछा जाए कि किस पार्ट में है ये मेंशन किया गया है, तो पार्ट आप 6 का याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। आप पार्ट 6 का याद रखिएगा। और आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि बताओ कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 153 से लेके 167 में है दोस्तों, और पार्ट 6 भाग 6 में है, ठीक है ना। तो इनका ध्यान रखिएगा, यहां से ये प्रश्न ऐसे निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि
आपसे नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे यहाँ से क्वेश्चन फर्दर बनाए जा सकते हैं आपके लिए, तो इनको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 2 थोड़ा बड़ा है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, डरने की बात नहीं है। बस आपको समझना है, कीवर्ड्स को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विच आर्टिकल, यहाँ पे भी देखिए आपसे आर्टिकल के बारे में ही पूछ रहे हैं यहाँ पे, आर्टिकल के बारे में ही पूछ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो क्या पूछ रहे हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन explain that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such direction to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि ये जो चीजें बातें लिखी गई हैं इस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो क्या हिंदी में पढ़ लेते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा कि यूनियन की कार्यपालिका शक्ति के इस्तेमाल में कोई रुकावट या नुकसान ना हो, और यूनियन की कार्यपालिका शक्ति का मतलब होगा कि वह किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सके जो भारत सरकार को उस मकसद के लिए जरूरी लगे। तो ये बातें किस अनुच्छेद में बोली गई हैं दोस्तों, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 261 में है पूछा गया है दोस्तों, या अनुच्छेद 247 में है, या आर्टिकल 257 में दोस्तों, या फिर आपका ऑप्शन डी आर्टिकल 123 में मेंशन किया गया है। बताइए, देखिए ये भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है, आपके 2024 में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर करेंगे, ठीक है ना, किस अनुच्छेद में मेंशन है ये। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। क्या है ये, ऑप्शन सी, अनुच्छेद जो 257 है वो इसके बारे में बात करता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करता है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, इन इंडिया द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, वेरी इजी प्रश्न, ठीक है ना। पूछ रहे भारत में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो उनकी नियुक्ति, ठीक है, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट उनका कौन करता है, ये आपसे प्रश्न किए हैं। तो सीजीएल में भी प्रश्न किया गया है, 2023 में ये प्रश्न किया गया दोस्तों। तो ध्यान से करेंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि मुख्य चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी कह रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी कह रहे हैं गवर्नर के द्वारा किया जाता है, या ऑप्शन डी कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो बताइए, जो आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं दोस्तों, उनकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट जो होती है दोस्तों, वो किनके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बोल रहे हैं, सेंटर वाले नहीं बोल रहे हैं, सेंटर के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आंसर कीजिए। क्वेश्चन 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका जो सीधा सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है, वो है गवर्नर, राज्यपाल। जबकि स्टेट की जब बात होगी तो वहां पे राज्य आएंगे, मतलब राज्य के गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा। बट जब सेंटर लेवल की बात आती है तो वहां पे आपके प्रेसिडेंट मुख्य भूमिका में होते हैं, राष्ट्रपति आपके मुख्य भूमिका में होते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि प्रश्न 4 क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर इन अ स्टेट। तो देखिएगा, स्टेट से पूछ रहे हैं, शैल नॉट एक्सीड डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। तो क्या कह रहे हैं, किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कब पूछा गया है, 2023 में, सीजीएल में है। तो एक लिमिट लगा दी गई थी कि इतने आपके मंत्री परिषद में इतने ही मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 25%,
ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20% या ऑप्शन डी है 10%। दोस्तों बताइए कितने परसेंट का कैप किया गया था कि इतने से ज्यादा मिनिस्टर्स एक्सेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनकी संख्या मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के सहित मंत्रियों की संख्या इतनी ही होनी चाहिए। दोस्तों तो बताएंगे इसका आंसर क्वेश्चन 4 का। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया है और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 15%। कितना? 15%। 15% ही, इससे ज्यादा एक्सेड नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे तो मतलब जो मुख्यमंत्री बनेगा और उनके साथ जो मंत्री बनेंगे उनकी संख्या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 5 कह रहा है आपसे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो यहाँ पे करेक्ट बोल रहे हैं, सही सही के बारे में पूछ रहे हैं रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, तो ये संरचना के बारे में पूछ रहे हैं कि जो आपका जो राज्य का विधान परिषद है उसकी संरचना क्या है। ठीक है, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि जो स्टेटमेंट 3-4 दिए हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों। पहला पूछ रहे हैं द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। ठीक है, बी क्या है, बी क्या कह रहे हैं, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड एट 40। ठीक है, नेक्स्ट है सी ऑप्शन, a total of 5/6 of the total numbers of members of legislative council are indirectly elected and 1/6 member are nominated। ठीक है, हिंदी में भी मैटर दिया गया तो हिंदी वाले जो जुड़े हुए दोस्त हैं वो क्या कीजिएगा, मैटर हिंदी में पढ़ लीजिएगा। डी है the nomination nominated members made by the governor can be challenged in the court। तो ये चार ऑप्शन है, स्टेटमेंट है। अब आपके सामने कोर्स दिए गए हैं कि इस चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति क्या है, सही है। तो ए ऑप्शन दिया है बी सी डी सही है, ऑप्शन बी कह रहे हैं ए बी सी सही है, ऑप्शन सी कह रहे हैं ए बी सी डी सही है, या ऑप्शन डी कह रहे हैं ए बी डी सही है। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन 5 का आंसर पढ़ लीजिए क्या होना चाहिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 5। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर कर लिया है और क्वेश्चन 5 का जो आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा ए बी सी। तो ए बी सी जो कथन है वो करेक्ट है। ठीक है ना, ए बी सी जो कथन है दोस्तों वो करेक्ट है। ठीक है, ये सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, तो ये जो आंसर है करेक्शन है किसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ स्टेट स्टेट असेंबली के लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, ये वाला जो है दोस्तों गलत है। ऑप्शन डी स्टेटमेंट 4 जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिकल से मेंशन कर दिए हैं और आर्टिकल को देखकर बता सकते हैं कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एज पर आर्टिकल 172। ठीक है ना, एज पर आर्टिकल 172 क्लॉज 2 डैश ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है ना, भंग, ठीक है, करना। ये पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्य का डैश विघटन, ठीक है, डिसोल्यूशन के अधीन नहीं होगा। तो ये भी 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली, बी लेजिस्लेटिव काउंसिल, सी हाउस ऑफ द पीपल, डी काउंसिल ऑफ स्टेट। तो कौन सा इसमें से जो असेंबली है क्या है, जो चीजें हैं भंग नहीं होगी। चलिए आर्टिकल 172 के तहत तो इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन 6 का करेंगे आंसर। ठीक है ना, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका 6 का क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन होगा आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टेट लेवल पे पूछा हुआ है इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा
ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेकिन सेंटर लेवल पे जाइएगा तो राज्यसभा भी क्या है, परमानेंट बॉडी होती है, ठीक है, परमानेंट बॉडी होती है। यहाँ पे भी ये भी परमानेंट बॉडी है। तो सेंटर लेवल पे पूछेंगे तो राज्यसभा याद रखिएगा, और यहाँ पे स्टेट लेवल पे पूछा है तो ये भी परमानेंट बॉडी होता है, जिसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एमएलए होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, और लोकसभा में भी जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें भी जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं दोस्तों, प्रतिनिधित्व जो होते हैं, चुनकर भेजे जाते हैं। तो ये चीजें क्या हो सकती हैं, एक तो इनका कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है, तो 5 साल से पहले भी अगर बहुमत खो दिया जाए तो असेंबली भंग हो जाती है, ठीक है। लोकसभा भंग हो सकता है, विधानसभा भंग हो सकता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है। लेकिन आप अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करेंगे जो स्टेट लेवल पे है, वो परमानेंट बॉडी होता है, ये भंग नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। और सेंटर लेवल पे आपके होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको आप राज्यसभा भी बोलते हो, अपर हाउस भी बोलते हैं आप, ये परमानेंट बॉडी होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए करेक्ट सही पूछ रहे हैं, याद रखिएगा। रिगार्डिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा दोस्तों, मिसप्रिंटिंग हो गई हो, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछ रही है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है, स्टेटमेंट ए कह रहा है कि आर्टिकल्स 152 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द एक्सप्रेशन अ स्टेट डज नॉट इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। बी स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, बी द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, ठीक है। ये भी देखते हैं आगे जो लास्ट ऑप्शन है सी, द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मेंशन दैट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या बी और सी जो स्टेटमेंट है सही है, ऑप्शन बी जो है ए और सी स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन सी ए बी सी सही है, या ऑप्शन डी ए एंड बी सही है। तो बताएंगे दोस्तों कि आपका क्वेश्चन 7 जो है, ठीक है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनमें से जो सही आंसर कौन सा जो स्टेटमेंट है सही कह रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे। चलिए आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन आपका ए एंड बी, ठीक है। ए और बी देखते हैं, ठीक है, ए और बी, ए बी किसमें है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए बी जो है सही है। ये हमने पढ़ा भी है कि 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्तों, ठीक है, इसी के थ्रू क्या किया गया था, ये बताया गया था कि एक जो गवर्नर होगा, एक जो राज्यपाल होगा, वो 2 से ज्यादा स्टेट को कंट्रोल कर सकता है, देख सकता है, ठीक है ना। ये 7th अमेंडमेंट से ही निकल के आया था दोस्तों। तो ये तो सही है, और ऑप्शन ए भी जो बोल रहे हैं ये भी सही है। चलिए बाकी ऑप्शन स्टेटमेंट सी जो है वो गलत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, पूछ रहे हैं द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स बिफोर द एंट्रिंग अपॉन हिज ऑफिस टेक्स एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर, मतलब किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये राज्यपाल के बारे में बोल रहे हैं। किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है या प्रतिज्ञान लेता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन सीजीएल में 23 में पूछा हुआ है और शिफ्ट 4 में पूछा हुआ है। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं गवर्नर ओथ और अफर्मेशन, ठीक है, इसको कौन दिलवाता है। तो याद रखिएगा यहाँ देखिए ऑप्शन ए कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन इन द रिलेशन टू द स्टेट, ठीक है। ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, या ऑप्शन डी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राज्यपाल को ओथ और अफर्मेशन कौन दिलवाता है दोस्तों, क्वेश्चन 8 आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट के बारे में, राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से करिएगा। ये सेंटर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, ये पूछ रहे हैं आपके राज्यपाल के बारे में। तो इनको ओथ और अफर्मेशन कौन दिलवाएगा, ऑप्शन ए का आंसर करेंगे
में करें। क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपके ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं ना दोस्तों, जो राज्य में जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है दोस्तों, उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राज्यपाल को क्या करवाते हैं, ओथ दिलवाते हैं, शपथ जिसको कहते हैं, शपथ और प्रतिज्ञा वो दिलवाते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ तो गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, अगर राज्यपाल को बोले, प्रेसिडेंट को बोले तो राष्ट्रपति को कौन दिलवाता होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, जहां हाई कोर्ट का है तो वहां सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई दिलवाएंगे, ओथ और अफर्मेशन। ये प्रेसिडेंट में मैंने पढ़ाया भी है, तो याद रखिएगा इन केस ऑफ प्रेसिडेंट तो वहां पे सीजेआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होंगे, वो आपके राष्ट्रपति को ओथ दिलवाएंगे। और इन केस ऑफ राज्य में गवर्नर को जो ओथ दिलवाते हैं दोस्तों, शपथ दिलवाते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलवाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रश्न है ये। देखिए पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं प्रश्न, विच स्टेट हैड द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं कि पहली भारतीय राज्यपाल, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, किस राज्य से बनी थी, किस राज्य में बनी थी, वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ठीक है। ए, क्या वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी, वेस्ट बंगाल की बनी थी? ऑप्शन बी, क्या वो राजस्थान से बनी थी? या ऑप्शन सी, क्या वो उत्तर प्रदेश से बनी थी? या ऑप्शन डी, क्या वो गुजरात से बनी थी? देखिए जो पहली और आखिरी होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 9 का बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सी पहली महिला हमारी गवर्नर बनी थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र भारत के पहली महिला राज्यपाल। क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल बनी थी, और वो बनने वाली पहली महिला का नाम बताइए, क्या नाम है? सरोजनी नायडू। कौन थी ये? सरोजनी नायडू। और इनको किस नाम से पुकारा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी है। ये फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी हैं, इन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई भी लड़ी थी, ठीक है ना। तो ये, ठीक है, इनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सरोजनी नायडू जी को, ठीक है। और ये हमारे स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सीरीज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 10 कह रहे हैं, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज मेंशन अंडर आर्टिकल 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये ड्यूटी, मुख्यमंत्री के कर्तव्य के ड्यूटी के बारे में पूछ रहे हैं, जो अनुच्छेद 167 में मेंशन किया गया है दोस्तों। तो क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, सी है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, डी है अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इसमें से बताइए कि मुख्यमंत्री की ड्यूटी क्या बनती है, ठीक है, क्या बनती है आर्टिकल 167 के तहत? आप क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे। ये हमारा आज इस सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और यहां से आपको प्रश्न देखने को बन सकते हैं, तो एंजॉय कीजिए सेशन को, ठीक है। बाकी इसका आंसर कीजिए, मुख्य भूमिका क्या होती है मुख्यमंत्री की, क्या काम करते हैं, क्या उनकी ड्यूटी है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन। जो क्यों, ऑप्शन ए क्या है? कम्युनिकेशन करना, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है कि जो मुख्यमंत्री राज्य में जो काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो करते हैं, वो उनका इंफॉर्मेशन किसके पास जाना चाहिए? आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, गवर्नर के पास वो बताते हैं, ठीक है ना। उनका दायित्व बनता है कि जो भी काम हो रहा है वो राज्यपाल को पता होना चाहिए, आर्टिकल अनुच्छेद 167 के तहत, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी ये आंसर ऑप्शन यही सही है, बाकी गलत है। बाकी आप देखेंगे एडवोकेट जनरल, अगर आप देखेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो हो किस आर्टिकल में अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, तो याद रखिएगा
165, आर्टिकल 165 में मेंशन किया गया दोस्तों। अगर फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में बोलेंगे कि अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में मेंशन, आर्टिकल में मेंशन किया गया, ये सब प्रश्न बन सकते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 76 किसमें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके अनुच्छेद 76 में मेंशन किया गया है, 76 में मेंशन किया गया है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होता है वो आर्टिकल 165 में बना गया। तो ये दे आर दी व्हाट, दे आर दी हाईएस्ट लॉ, ठीक है। लीगल एडवाइजर होते हैं किसके, गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इनका ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए हम ये सीरीज यहीं समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माधवी रिजल्ट्स के चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। सबको पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फायदा पहुंच सके, ठीक है। और और जितने भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं, आप इन क्वेश्चन का आंसर जो है क्या कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। जो आपका जो सपना है उसको पूरा कीजिए, ठीक है। और अपनी जिंदगी आसान बनाइए, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।